हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में साइकोलॉजी के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए ही कवर किए गए हैं। ओके। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्स टू कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर्स। ठीक है, मतलब कि ऑपरेटिव कंडीशनिंग का उद्देश्य क्या है यहाँ से। ठीक है, कंडीशन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर। तो को कंडीशन करना, किसको कंडीशन करना इसका जो उद्देश्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, एमिटेड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, उत्सर्जित, क्या बोलेंगे इसको, उत्सर्जित प्रतिक्रियाएं। ठीक है, प्रतिक्रियाओं को कहेंगे। ठीक है, यानी ऑपरेटिव कंडीशनिंग स्वैच्छिक व्यवहार को आकार देने पर केंद्रित होती है। ऑपरेटिव कंडीशनिंग focuses on shaping voluntary behaviors and these behavior are imitated by organism and meaning they are actively produced and not triggered by a specific stimulus like classical conditioning। ओके, मतलब कि यह व्यवहार जो है जीव द्वारा क्या किया जाता है, उत्पादित यानी उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं, इमिटेड होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, और शास्त्रीय कंडीशनिंग की तरह किसी विशिष्ट उत्तेजना द्वारा ये ट्रिगर नहीं हो जाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हम लेंगे, उत्सर्जित प्रतिक्रियाएं। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, मतलब कि स्किनर के अनुसार विकास किसका परिणाम है, कौन सी प्रक्रिया का परिणाम है, किसका परिणाम है, किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। तो इसका ऑप्शन ए हम लेंगे, अ कंटिन्यूअस शेपिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस शेपिंग प्रोसेस का मतलब कि एक सतत आकार एक सतत आकार देने वाली प्रक्रिया, एक सतत आकार देने वाली प्रक्रिया के परिणाम का एक परिणाम होता है। यानी जो स्किनर है, बी एफ स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग एम्प्लाइज दैट बिहेवियर इज सेव्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। यानी स्किनर का जो क्रिया प्रसूत कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है, ठीक है, इस बात पर जोर देता है कि जो व्यवहार है उसके परिणामों से आकार मिलता है उसको। मतलब आकार देने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यू चलती है, शेपिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहती है। और ये जो है व्यवहार को सुदृढ़ीकरण दंड के माध्यम से धीरे धीरे संशोधित किया जाता है। रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के साथ जो है धीरे धीरे व्यवहार को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे जो स्किनर है, स्किनर क्या मानते थे, स्किनर का मानना था कि अब व्यक्ति अपने परिवेश से जैसे फीडबैक जो है ले सकते हैं, फीडबैक से क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, और जो भविष्य में कार्यों को क्या करती है, इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, which of the following part of the brain is responsible for transferring short term memory to long term memory, STM to LTM। तो इसमें से क्या सही रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी से। तो इसमें सही आंसर आएगा हमारा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस बिल्कुल सही आंसर है। हिप्पोकैम्पस श्रीहॉर्स शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड कैसा स्ट्रक्चर है हिप्पोकैम्पस का, श्री हॉर्स शेप्ड है ये। ठीक है, शी हॉर्स शेप्ड है। और ये जो है स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द मेडियल टेम्पोरल लॉब एंड पार्ट ऑफ द लाइम्बिक सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है हिप्पोकैम्पस, इसका सही आंसर क्यों है, एक समुद्री घोड़े के आकार की संरचना जो मध्यकालीन लौकिक लॉब में स्थित है। ठीक है, तो ये एक हिस्सा है इसका। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा हिप्पोकैम्पस। ठीक है, मस्तिष्क से रिलेटेड जो हमने बात की है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी की। ठीक है, तो ये हिप्पोकैम्पस सही आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की तो इंफॉर्मेशन अ प्रोसेस दैट ट्रांसफर शॉर्ट टर्म मेमोरीज इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर परमानेंट स्टोरेज इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यानी एक ऐसी प्रक्रिया आप इसको बोल सकते हैं, ऐसी प्रोसेस बोल सकते हैं जो क्या करती है कि अल्पकालिक यादें, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या करती है, शॉर्ट अल्पकालिक यादों को सेरेब्रल
कॉर्टेक्स में स्थायी भंडारण के लिए दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में यो स्थानांतरित करती है, उसको क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 है डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन इज। तो इसका क्या रहेगा, यानी आत्म जागरूकता से यहाँ पे हम आंसर लेंगे सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन ए लेंगे। सेल्फ अवेयरनेस जो है भावनाओं और कार्यों को सचेत रूप से पहचानने और समझने की एक एबिलिटी होती है। वो क्या करती है, जैसे थिंकिंग है, सोच हो गई, फीलिंग हो गई, ठीक है, और जो एक्शन है, जो कार्य है, उनको समझने या उनको करने की चेतना की एक डिग्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। Awareness refer to the ability to consciously recognize and understand one's own thoughts, feeling, and action, making it the most accurate descriptive of degree of consciousness. ओके तो ये इसको काफी इंपॉर्टेंट बनाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, जिसको आत्म जागरूकता कहेंगे। आत्म जागरूकता इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 है A self-esteem curriculum honor societies free breakfast and lunch and cooperative learning group of are applications of। तो इसका सही आंसर इनमें से क्या आएगा, तो इसका रहेगा, यानी मतलब है क्वेश्चन का कि मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जो प्रस्तावित करता है। किसको प्रस्तावित करता है, तो वो आएगा मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का मतलब आवश्यकताओं के पदानुक्रम से प्रेरित होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आएगा। जो बुनियादी शारीरिक आवश्यकता कौन कौन सी, जैसे कि क्या क्या चीजें आ जाएंगी, भोजन हो गया, ठीक है, भोजन आश्रय से शुरू होता है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता है सिक्योरिटी, फिर प्रेम सम्मान आता है और आत्म साक्षात्कार जैसी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की ओर वो इंक्रीज होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है, इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इसका सही आंसर आएगा। मास्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम राइट आंसर है ऑप्शन डी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है अकॉर्डिंग टू फ्राइडियन अंडरस्टैंडिंग थॉट्स और मोटिव्स दैट अ पर्सन इज करंटली अवेयर और ऑफ और इज रिमेम्बरिंग इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो यहाँ पे फ्राइड के मन के सिद्धांत की बात की गई है, उसके अनुसार ये बात की गई है। तो इसमें क्या आएगा, तो अनुसार जो बात की गई है, थॉट्स हो गए, अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, भावना हो गई, विचार हो गए, अनुभव हो गए, ठीक है, तो जिनके बारे में हम जो होते हैं क्या होते हैं वर्तमान में जानते हैं, फिर जिनके बारे में सक्रिय रूप से क्या कर रहे होते हैं, थिंक कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको हम कहेंगे चेतना। चेतना कॉन्शियसनेस कहेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर आएगा। कॉन्शियसनेस जो क्या करता है, जो हमारे मानसिक प्रतिक्रियाओं के आसानी से सुलभ भाग का प्रतिनिधित्व करता है, कॉन्शियसनेस इसका सही आएगा। मेमोरी, सबकॉन्शियस और फिक्सेशन इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है, कॉन्शियसनेस। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है द एक्ट इन विच पीपल हेल्प समवन विदाउट एनी रीजन मोटिव और वी कैन से पर्सनल इंटरेस्ट इज नोन एज। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन का मतलब है कि बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के किसी की मदद, किसी के क्या करना, द एक्ट इन विच पीपल हेल्प समवन विदाउट एनी रीजन, किसी की मदद करना, करने के कार्य को किस रूप में जाना जाता है, वी कैन से पर्सनल इंटरेस्ट इज नोन एज। वैसे पर्सनल इंटरेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, तो पर्सनल इंटरेस्ट को हम जानते हैं एल्ट्रिज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं परोपकारिता। इस नाम से जानते हैं, परोपकारिता के नाम से जानते हैं पर्सनल इंटरेस्ट को, लेकिन यहाँ पे ये वाला शब्द है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो परोपकारिता है फर्स्ट ऑप्शन, इसका मतलब क्या है, बिना किसी पुरस्कार या व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा निस्वार्थ भाव से दूसरों की क्या करना, मदद करना, पर्सनल इंटरेस्ट को हम कहते हैं। अब हम ये जो ऑप्शन यहाँ पे है अदर जो है, तो ये तो इसमें नहीं फिट बैठ रहे हैं। ठीक है, जैसे न्यूट्रेंस है, पोषण, यदि जैसे पोषण की देखभाल करना शामिल है, तो कभी कभी व्यक्तिगत प्रेरणाएं भी इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, सामाजिक दायित्व भी नहीं आएगा और प्रोसोशल व्यवहार भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनमें से कोई भी नहीं। अगर पर्सनल इंटरेस्ट को पूछा जाए तो ये आ जाएगा परोपकारिता, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन डी हम लेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8 है
द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी whose goal was to identify the basic element of experience was called, मतलब है क्वेश्चन का कि मनोविज्ञान का वह स्कूल, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का वह स्कूल जिसका लक्ष्य हुज गोल वॉज टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्सपीरियंस वॉज कॉल्ड, जिसका उद्देश्य अनुभव, किसका, जिसका उद्देश्य अनुभव एक्सपीरियंस के मूल तत्वों, जो इसके बेसिक एलिमेंट्स हैं, मूल तत्वों की पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो वो क्या कहलाता है, उसको क्या कहेंगे, वॉज कॉल्ड, वो क्या कहलाता था, तो उसको कहते हैं संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। ऑप्शन डी हम यहाँ पे लेंगे, तो वो कहलाएगा संरचनावाद। संरचनावाद क्यों कहेगा, क्योंकि विल्हेम वुंट जो है, जिनके द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, विल्हेम वुंट के द्वारा, इसको जो है प्रतिपादित किया गया है। तो इनके माध्यम से जो आत्मनिरीक्षण है, ठीक है, आत्मनिरीक्षण जो है उसके माध्यम से मानसिक प्रतिक्रियाओं को उनके सबसे बुनियादी घटकों जैसे संवेदनाएं हो गई, भावनाएं होगी, विचारों में विभाजित करने पर केंद्रित किया गया था। तो इसीलिए इसका सही आंसर आएगा प्रयोगवाद, इसका नहीं आएगा, डुअलिज्म भी नहीं आएगा, फंक्शनलिज्म भी नहीं आएगा, ठीक है, द्वैतवाद, प्रयोगवाद और कार्यात्मकवाद इसका नहीं आएगा। ऑप्शन डी हम यहाँ पे राइट आंसर लेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स ऑफ एंड बिहेवियर्स विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। तो क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बचपन के दौरान जो होते हैं, विच वन आउट ऑफ फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल ऑफ बिहेवियर, रोल एंड बिहेवियर्स, यानी जो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड की बात की गई है कि किस प्रारंभिक दौरान, बचपन के दौरान बच्चे मुख्य रूप से अपने निकटतम पर जो है, मतलब जो अपने निकटतम होते हैं, यानी भूमिकाएं जो होती हैं, व्यवहार सीखते हैं, वो कौन से हैं, किससे सीखते हैं, तो वो सीखते हैं सबसे पहले जो है प्राथमिक, हम बात करें कि प्राथमिक चीजें कहाँ से आती हैं बच्चों में सबसे पहले, तो वो आती हैं, मुख्य रूप से वो आती हैं अपने परिवार के सदस्यों से। परिवार के सदस्य मतलब पेरेंट्स और सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स मतलब कि जो माता पिता है, भाई बहन है, उनसे, ठीक है, माता पिता भाई बहन जो है इसमें शामिल हैं जिनसे सीखते हैं, और साथ में टीचर भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माता पिता और भाई बहन सबसे पहले आएंगे, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है, जैसे कि इन व्यवहारों का, वे अपने व्यवहारों का अवलोकन और अनुकरण करते हैं जिसमें सामाजिक संपर्क की नींव स्थापित होती है। अब माता पिता, पेरेंट्स और सिबलिंग्स जो हैं, ठीक है, स्पष्ट निर्देश और फीडबैक देते हैं कि उचित व्यवहार क्या माना जाता है। तो वहां से ही प्राथमिक जो व्यवहार है बच्चा सबसे पहले सीखता है, रोल्स और बिहेवियर यहाँ से ही सीखता है, ठीक है। ओके, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशनिंग डिड वॉटसन एक्सपेरिमेंट विद। तो किस तरह की, यानी जेबी वॉटसन इसका सही आंसर आएगा, यानी जेबी वॉटसन के द्वारा, ठीक है, अपने प्रसिद्ध लिटिल अल्बर्ट प्रयोग के माध्यम से किसका प्रयोग किया गया है, तो इसमें इनका राइट आंसर आएगा क्लासिकल कंडीशनिंग इज करेक्ट आंसर, शास्त्रीय कंडीशनिंग का प्रयोग किया गया है। यानी जेबी वॉटसन अपनी सहायक रोजली रेनर ने एक शिशु को सफेद चूहे से डरने के लिए अनुकूलित किया था, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बार बार चूहे की उपस्थिति, ठीक है, को एक तेज भयावह आवाज के साथ जोड़ दिया। दो जो बच्चा था जो पहले चूहे से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, तो चूहे को देखते ही रोने लग गया और डरने लग गया। तो कंडीशनिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो वॉटसन ने किया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो वो डरने लग गया एकदम से। और इससे क्या पता चला, मतलब एक अनुकूलित प्रतिक्रिया उसने कर दी, पहले तो वो नहीं डरा, ठीक है, मतलब अप्रतिबंधित उद्दीपन मतलब उसमें एकदम से किया गया, लेकिन बाद में फिर बच्चा जो है अनुकूलित प्रतिक्रियाएं करने लग गया, डरने लग गया, ठीक है, मतलब उसमें अनुकूलित प्रतिक्रिया एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस उसमें आ गई, ठीक है, और कंडीशनल रिस्पॉन्स वो देने लग गया। इससे मतलब ये पता चला कि पावलो के कुत्तों पर जैसे किए गए प्रयोगों की तरह मनुष्य भी शास्त्रीय अनुकूलन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सीखी जा सकती हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर रहेगा क्लासिकल कंडीशनिंग, एक्सपेरिमेंट विद क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11 है,
A child starts to cry when his grandmother take him for from his mother's lap. द चाइल्ड क्राइज ड्यू टू, मतलब बच्चा जो है मतलब उसकी दादी जो है उसकी माँ की गोद से उसको अपने पास ले रही है, तो बच्चा क्यों रोएगा, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये होगा सेपरेशन एंजाइटी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आएगा, सेपरेशन एंजाइटी। द दिस अक्यूर्ड व्हेन अ चाइल्ड क्राइज ड्यू टू बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्राइमरी केयर गिवर, इन दिस केस द मदर, मतलब अपनी माता से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो इसीलिए वो रोना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि बच्चा रोने लगता है जब उसकी जो दादी है उसको उसकी माँ की गोद से लेती है, तो उसका कारण क्या है रोने का, तो उसका कारण है सेपरेशन एंड एंजाइटी। ठीक है, अलगाव की चिंता हो जाएगी बच्चे को, अलगाव की चिंता। अलग आपकी चिंता ये कब होता है, जब बच्चा अपनी प्राथमिक देखभाल करने, मतलब जो सबसे पहले उसकी देखभाल कर रहा है, जब उससे उस मामले से वो माँ की गोद से जब जा रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण जो है वो रोने लगता है। यानी जो दादी है, ग्रैंड मदर जो है, दादी एक परिचित व्यक्ति है, इसलिए परेशानी किसी अजनबी के कारण नहीं बल्कि माँ की गोद से शारीरिक रूप से अलग होने के कारण जो है बच्चा रोने लग जाता है, तो अलगाव की चिंता हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड परटेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें जो है कौन सा है, तो इसमें सही रहेगा अर्ली चाइल्डहुड। Early childhood is correct answer. Sensitive period in child development refer to a specific time frame where a child is particularly respective the learning to learning a specific skill like language, मतलब भाषा को सीखता है। ठीक है, संवेदनशील अवधि से मतलब है यहाँ पे संवेदनशील अवधि जो है, सेंसिटिव पीरियड जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड वाला। ठीक है, बच्चा भाषा जैसे विशिष्ट कौशल सीखने में लग जाता है या उसमें ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये जन्म से लेके 6 वर्ष तक की आयु तक को संवेदी अवस्थी अवधि माना जाता है, सेंसिटिव पीरियड माना जाता है, जन्म से 1 to 6, 6 वर्ष तक के पीरियड को। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज जीन पियाजे, उल्रिक नीशर है, जेरोम ब्रूनर है, अल्बर्ट बुंदूरा। तो इसमें उल्रिक नीसर सही आंसर आएगा। इज वाइडली कंसिडर्ड द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और इसने बुक लिखी है 1967 में। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इसकी एक किताब है। ठीक है, तो उल्रिक नीसर जो है इसके क्या है, फादर है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक किसे कहेंगे? तो ये भी उल्रिक नीसर ही आएगा। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, उल्रिक नीसर ही इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी फॉर coining the term in his 1967 book cognitive psychology which helped shape the field। ठीक है, तो इसे ही कहा जाएगा। ओके, किसको कहेंगे? उल्रिक निसर को ही कहेंगे। ठीक है, तो ये जनक है इसके, और मोमेंट के जनक भी यही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, in general term what does a cognitive developmental psychologist try to reconstruct। तो क्वेश्चन है कि एक संज्ञानात्मक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक पुनर्निर्माण करने का प्रयास करता है, किसके लिए? तो यहाँ पे क्या रहेगा? तो इसमें आएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आएगा, अ चाइल्ड्स अंडरलाइंग कंपेटेंस। ठीक है, मतलब कि एक बच्चे की अंतर्निहित क्षमता का, ठीक है, पुनर्निर्माण करने का क्या करता है, प्रयास करता है, जो एक मनोवैज्ञानिक है विकासात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक विकासात्मक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट है, वो ट्राई करता है एक बच्चे की अंतर्निहित क्षमता को, एक क्षमता का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करता है, रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, in 1916 first psychology lab was opened by
डैश डैश इन कलकत्ता। तो किसके द्वारा जो थी ओपन की गई थी कोलकाता में पहली, जो 1916 में कोलकाता में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने की थी। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। तो इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना का नेतृत्व किया, ठीक है, और मनोविज्ञान का पहला स्वतंत्र विभाग था ये भारत का, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर रहेगा नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। एंड क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स इज बुक रिटन बाय। तो ये किताब किसने लिखी है? मतलब कि सपनों की व्याख्या, सपनों की व्याख्या किताब किसने लिखी? तो ये लिखी है सिगमंड फ्राइड ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा लिखी गई है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, anyone can become angry, that is easy, but to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and in the right way, that is not easy, this is related to। ये किससे संबंधित है? पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि कथन किसका है कि कोई भी क्रोधित हो सकता है, एंग्री हो सकता है, यह इजी है, दैट इज इजी, यह आसान है, ठीक है, लेकिन सही व्यक्ति पर, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, सही व्यक्ति पर सही मात्रा में, ठीक है, सही समय पर, एट द राइट टाइम, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए, राइट पर्पस के लिए, एंड इन द राइट वे, ठीक है, सही उद्देश्य और सही तरीके से क्रोधित होना, एंग्री होना, ठीक है, ये आसान नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? तो इनमें से किससे संबंधित है? तो ये है इमोशनल डेवलपमेंट से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आएगा यहाँ पे, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास से ये संबंधित है। ठीक है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो यहाँ से आपने बताना है कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन से हैं, रचनावादी कौन से हैं। तो वो आएंगे पियाजे, ठीक है। थॉर्नडाइक की हम बात करें तो बिहेवियरिस्ट है, वॉटसन की हम बात करें तो ये भी बिहेवियरिस्ट है, और कोहलर की बात करें तो ये गेस्टॉल्टवाद के प्रतिपादक है। तो इसलिए पियाजे जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 20, द बुक कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज रिटन बाय। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसने ये लिखी है। तो बुक रिटन, जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है? नीसर ने, उल्रिक नीसर, इसका सही आंसर ऑप्शन सी आएगा। कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाज रिटन बाय उल्रिक नीसर, स्पेसिफिकली उल्रिक नीसर जो है इसका नाम आएगा 1967। बार बार ये मैंने आपको बता दिया। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वॉज यूज्ड इन। मेथड जो है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो कहाँ यूज किया गया है? आत्मनिरीक्षण विधि का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो संरचनावाद में किया गया था। तो स्ट्रक्चरलिज्म इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। विल्हेम वुंट द्वारा स्थापित और उनके छात्र एडवर्ड बी टीचनर द्वारा आगे विकसित संरचनावाद का उद्देश्य एक शोध पद्धति के रूप में नियंत्रित और उपयोग किया गया था, ठीक है। तो इनका मतलब ये था कि जैसे कि सबसे बुनियादी घटकों में विभाजित करके मन की संरचना का विश्लेषण करना था, तो इसलिए स्ट्रक्चरलिज्म में इसका यूज किया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोस्फेयर। मतलब कि जो बच्चे हैं प्राथमिक रूप से, जो बच्चे हैं प्राथमिक स्कूल, चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोस्फेयर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो इसमें आएगा वेयर देयर इमोशनल नीड आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। मतलब है इस क्वेश्चन का, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फेयर। तो मतलब कि बाल विकास और प्रभावी शिक्षण वातावरण पर शोध के अनुसार प्राथमिक स्कूल के बच्चे ऐसे वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखेंगे वेयर देयर इमोशनल नीड्स, जहां उनकी भावनात्मक जरूरतें क्या होती हैं?
आर नीड आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड। जहाँ उनकी भावनात्मक ज़रूरतें पूरी होती हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें महत्व दिया जाता है, तो वहाँ उस तरह के वातावरण में बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, प्रभावी ढंग से सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन रहेंगे? तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वाइडली फाउंडर की हम बात करें तो कंसीडर्ड किया जाता है अब्राहम मास्लो को। ठीक है, और कार्ल रोजर्स जो है यहाँ पे सही आंसर आएगा, वॉज ऑल्सो अ मेजर फिगर एंड को फाउंडर इन मोमेंट। ठीक है, तो इन्हें भी जाना जाता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुइटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन? तो इनमें से सही आंसर क्या रहेगा? डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, मतलब कि बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या है, जो लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण है वो होना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, तो यहाँ पे अब्राहम मास्लो हम लेंगे। ठीक है, कंसिडर टू बी वाइडली कंसिडर्ड अब्राहम मास्लो। while humanistic psychology was co-founded and developed by both Abraham Maslow and Carl Rogers, Maslow frequently created as a primary founder and a major figure in the movement. Okay, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। तो आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को एंड तक पूरा देखें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।